हेलो स्टूडेंट, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित का तीसरा लेसन दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का जो है प्रश्नावली 3.2 का पहला प्रश्न करेंगे। अभी तक हम लोगों ने जो है इसका बहुत सारा क्वेश्चन किया, प्रश्नावली 3.1 भी किया और बहुत सारे उदाहरण भी किए। आज हम लोग प्रश्नावली 3.2 के पहले क्वेश्चन को करेंगे। तो ये जो रैखिक समीकरण युग्म है इसको प्रतिस्थापन विधि के माध्यम से जो है हम लोग हल करना सीख रहे हैं कि प्रतिस्थापन विधि से किसी भी क्वेश्चन को कैसे हल किया जाएगा। तो आज हम लोगों ने इसमें पहले प्रश्न के दो क्वेश्चन को लिए हुए हैं। इन्हीं दोनों प्रश्नों को जो है आज हम लोग हल करेंगे। तो देखिएगा, जो हमारा पहला प्रश्न है इसमें दिया हुआ लिखा क्वेश्चन की रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। यानी दिया गया क्वेश्चन यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ पर है, दोनों क्वेश्चन को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो हम जानते हैं कि प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल किया जाता है, अच्छी तरीके से हम लोगों ने उदाहरण करके देखा हुआ है। तो सबसे पहले करना ये होगा कि हम लोग जो है समीकरण जो दिया हुआ है इसको लिख लेंगे। पहला समीकरण इसमें कि x + y = 14 और इसको समीकरण नंबर 1 बना देंगे। दूसरा जो समीकरण है वो हमें है x - y = 4 दिया हुआ है और इसको समीकरण नंबर 2 बना दिया जाएगा। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने का क्या तरीका है? तरीका यही है कि किसी समीकरण नंबर 1 से या समीकरण नंबर 2 से x का या y का मान, किसी एक का मान निकाल करके किसी दूसरे समीकरण में रख देना और उससे जो मान प्राप्त होगा उससे जो मान प्राप्त हो जाएगा। तो अब उसके बाद देखिएगा, हम लोग यहाँ से मैं बना दे रहा हूँ समीकरण नंबर 2 से। यहाँ से मैं बना रहा हूँ समीकरण 2 से। अब देखो यहाँ पर लिख देंगे कि समीकरण 2 से। तो जब हम लोगों ने लिख दिया कि समीकरण 2 से, तो अब इसमें से x को पक्षांतर करें या y को पक्षांतर करें। मैं y को उठा के इस साइड से इस साइड पक्षांतर कर दे रहा हूँ। अब देखो यहाँ से हम लोग को मिला कि x = 4 + y मिल जाएगा आपको। क्योंकि y इधर माइनस में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका प्लस में हो जाएगा। अब इसको बना दिया जाएगा समीकरण नंबर 3 बनाया जाएगा। अब जब समीकरण नंबर 3 बना दिए तो x का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। 1 में क्यों रखेंगे? कि हम लोगों ने 2 से बनाया हुआ है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि x का मान, देखो यहाँ पर लिख दिया जाएगा कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर अब देखो समीकरण 1 हमारा है कि x + y = 14 होता है। x की जगह क्या रखना है? 4 + y। यहाँ लिख देंगे कि 4 + y और फिर यहाँ पर ये y जो हमारा ये वाला जो y है ये क्वेश्चन का y है और बराबर 14। अब देखो यहाँ पर हमें मिल जाएगा कि 4 + 2y = 14। तो 2y बराबर हमें मिल गया 14 - 4। ये माइनस कैसे? 4 इस साइड से जब उठ करके इस साइड जाएगा तो माइनस में ही होगा। और यहाँ से हमारा हो जाएगा कि 2y बराबर हमें मिल गया कितना? 10 मिल गया। 14 में से 4 घटा लो, 10 मिल गया। अब यहाँ से y का मान जरा निकालिए तो ये हो जाएगा 10 के बटा में 2, क्योंकि इधर गुणे में है, इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा। अब 2 से ये 10 कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 पाँचे 10। यानी जो y का मान हमें मिल गया वो कितना मिल गया? 5 मिल गया। y का मान हमारा आ गया, y का मान 5 आ गया। अब यही y का मान समीकरण नंबर 3 में रख देंगे तो x का मान मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 हमारा जो है वो x = 4 + y है। अब यहाँ पर मान रख रहे हैं, हो जाएगा 4 + 5 हो जाएगा हमारा। तो यहाँ से जो x का जो मान मिल गया वो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अरे 4 और 5 जोड़ेंगे कितना हो गया? 9 हो गया। यानी इसमें जो x का जो मान मिला वो 9 हो गया और जो y का मान मिला 5,
हमारा आंसर सही है कि नहीं सही है मैं यहाँ से बता दे रहा हूँ। देखो x का मान x प्लस वाई बराबर 14 होना चाहिए। x का मान 9 मिला, y का मान हमें कितना मिला 5, तो 9 5 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। यानी हमारा जो आंसर ये आया हुआ है 5 और ये जो 9 आंसर आया हुआ है ये बिल्कुल हमारा आंसर सही है। तो इस तरीके से इसका जो पहला क्वेश्चन था वो हम लोगों ने हल कर लिया और इसी तरीके से प्रतिस्थापन विधि के माध्यम से जो है ऐसे ही क्वेश्चन को जो है हम लोग हल करेंगे। अब इसके बाद जो हम लोग इसका दूसरा प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर दूसरा प्रश्न हल कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न में हमारा दिया कि s माइनस टी बराबर 3 और ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। दूसरा समीकरण है कि s के बटा में 3 प्लस t के बटा में 2 बराबर 6 और इसको बना देंगे समीकरण नंबर 2। अब देखो यहाँ पर ये बटा दिया हुआ है, हम लोग यहीं पर लसा लेके खत्म कर सकते हैं, फिर आगे चल करके लसा लेके खत्म कर सकते हैं। जहां मन करे वहां इसको हल करके रहित में बना सकते हैं, बटा खत्म कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं समीकरण नंबर 1 से पहले मान निकाल ले रहा हूं। यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1 से, ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा सा बटे वाला है, थोड़ा सा कंफ्यूजन करेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1 से, अब देखो समीकरण 1 से मैं क्या निकाल रहा हूँ, तो समीकरण 1 से मैं s का मान निकाल ले रहा हूँ। अब देखो ये t जब इस साइड से उठ करके इधर जाएगा तो इधर माइनस में, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो हमको मिल जाएगा 3 प्लस t हो जाएगा और इसको बना देंगे हम लोग समीकरण नंबर 3। अब s का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में रखेंगे हम लोग। तो यहाँ पर लिखेंगे कि s का मान समीकरण 2 में रखने पर s का मान हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 2 में रखने पर। अब देखिए यहाँ पर समीकरण नंबर 2, यहाँ पर देखो हम लोगों ने समीकरण नंबर 2 बनाया है। s की जगह पर क्या रखेंगे 3 प्लस टी, तो हो जाएगा 3 प्लस टी के बटा में कितना हो जाएगा 3, फिर यहाँ पर प्लस हो जाएगा t के बटा में 2 और बराबर हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। इस तरीके से अब पहले इधर का लसा ले रहे हैं, तो मैं लसा जब लूंगा तो यहाँ पर 3 और 2 का लसा हमारा आएगा कितना 6 लसा हो जाएगा। अब जब 6 लसा हो गया तो लसा को लेने के बाद क्या कहता है कि यहाँ पर जो संख्या लिखी होती है इससे इसको भाग देते हैं। 6 से भाग देंगे हम लोग, 6 को जो है 3 से भाग देंगे कितना आएगा 2। अब 2 का ऊपर वाले में गुणा करते हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे 2 और फिर यहाँ पर ब्रैकेट में लिखेंगे 3 प्लस टी, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगा देंगे। अब यहाँ से इसको भाग देंगे तो 2 से 3 6 को भाग देंगे कितना आएगा 3, 3 का टी में गुणा कर देंगे हम लोग तो 3t हो जाएगा और ये हमारा हो गया 6। अब इसके बाद क्या करेंगे, इससे पूरे ब्रैकेट को तोड़ लेंगे हम लोग। तो यहाँ पर और यहाँ पर 6 से मैं यहाँ पर पक्षांतर करूंगा, 6 को इधर लेकर के जाएंगे तो 6 6 की क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। बटे में है तो बटे में से इधर जाता है तो क्या हो जाता है गुणा हो जाता है, ये जाके इधर 36 बनाएगा और इसको तोड़ना है। देखिए यहाँ पर हमारा होगा 2 तिहाई 6, ये हमारा होगा 2 तिहाई 6 और यहाँ पर टी में गुणा करेंगे तो 2t हो जाएगा और यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा 3t। अब 6 का इस 6 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। इस तरीके से हमारा ये 36 हो गया। अब देखो यहाँ पर इसको दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, ये हमारा हो गया 5t बराबर 36। अब देखो यहाँ पर हो गया 5t, अब ये 36 अपनी जगह पर है। अब ये 6 इधर प्लस में था, उसको उठा करके इधर ले करके जाएंगे तो क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा हमारा -6। तो 5t बराबर हमको जो मान मिलेगा वो कितना हो जाएगा, वो हमें मिल गया 30। 36 में से 6 घटाएंगे ना तो 30 आएगा कि नहीं आएगा, 30 आ गया। अब यहाँ से t का मान जब निकालेंगे तो हमारा जो आएगा वो 30 के बटा में 5 हो जाएगा। इधर 5 गुणे में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बटे में, 5 से भाग दे तो 5 कम 5 5 6 का 30। तो हमें जो t का जो मान मिला वो कितना मिला, वो 6 मिल गया। यानी t का जो मान आया वो 6 मान आ गया। अब क्या करेंगे, यही t का मान समीकरण नंबर 3 में यहाँ पर जब रखेंगे हम लोग तो हमें s का मान मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि t का मान समीकरण 1 में समीकरण 1 कराओ, समीकरण नंबर 3 में रखने पर
तो हमारा जो समीकरण नंबर 3 है वो हमारा है कि s बराबर क्या है 3 प्लस t है। तो s बराबर क्या होगा 3 प्लस 6। अब इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो s बराबर हमें मिल जाएगा 9। s बराबर क्या मिल गया हमको, s का मान जो हमें प्राप्त हुआ वो 9 मिल गया। अब अगर इसकी भी पुष्टि करना है कि हमारा जो ये 6 और जो 9 आंसर आया है तो वो यहाँ से आप लोग पुष्टि कर सकते हैं समीकरण नंबर 1 में। अब देखो यहाँ पर s का मान 9 रखेंगे और t का मान 6 रखेंगे तो 9 में से जब 6 घटाएंगे तो क्या आएगा हमारा 3 आएगा। तो इससे पता ये चल रहा है कि जो हमने आंसर लेकर के आए हैं 6 और 9 ये बिल्कुल सही आंसर है। इसका भी हमारा आंसर सही है, इसका भी आंसर सही है। इस तरीके से प्रतिस्थापन विधि के माध्यम से जो है क्वेश्चन को हल किया जाता है। तो एक बार आप लोग फिर से देख लीजिए यहाँ से कि क्वेश्चन को किस तरीके से हल करना है और कैसे जो हमारा क्वेश्चन हल होगा। उम्मीद करता हूँ कि जितना भी प्रश्न बताया हूँ वो सारा प्रश्न समझ में आया होगा और आज भी जितना प्रश्न आज भी जो 2 प्रश्न हमने बताया है ये भी समझ में आया होगा। अब हम लोग अगले लेक्चर में इसके आगे का प्रश्न लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप लोग जो है अपने से लगाने का प्रयास कीजिए, फिर उसके बाद मैं आप लोग को बता दूंगा।